प्यारे बच्चों, हिंदी कालांश में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 11 पढ़ेंगे जिसका नाम है जब सिनेमा ने बोलना सीखा और इसके लेखक हैं प्रदीप तिवारी जी। पाठ का कुछ अंश हम पहले भाग में पढ़ चुके हैं जिसमें हमने देखा कि 14 मार्च 1931 को आलम आरा नाम की एक फ़िल्म प्रदर्शित हुई जिसमें संवाद भी थे। उसके पहले की जो फिल्में हुआ करती थी वो मूक सिनेमा था, मूक फिल्में हुआ करती थी जिसमें कलाकारों के बीच कोई संवाद नहीं हुआ करते थे। वे सिर्फ अपनी कला के प्रदर्शन के द्वारा ही, अपने अभिनय के द्वारा ही पूरी जो कहानी होती थी, पूरी फिल्म जो थी उससे लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ लेते थे। परंतु फिर लेखक फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी ने एक फ़िल्म का निर्माण किया जिसमें संवाद, गीत, नृत्य सबको उन्होंने सम्मिलित किया। उसके बाद नए दौर की शुरुआत हुई जिसको कहा गया बोलता सिनेमा। तो देखते हैं इस कहानी के इसके पहले भाग में हमने देखा कि उसमें कौन कौन कलाकार थे, नायक नायिका कौन कौन थे, उसमें किस प्रकार से जो नायक था उसका चयन हुआ, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मुख्य फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की भी कद्र होने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद यहाँ तक हम समझ लेते हैं, शब्दार्थ देख लेते हैं पहले। कद्र करना अर्थात महत्व देना और प्रतिभा अर्थात कला। तो देखा हमने कि किस प्रकार से बोलते सिनेमा की शुरुआत हुई, किस प्रकार से जो फिल्में थी उनमें संवादों का भी दौर शुरू हो गया। तो यहाँ पे उसी को कहा गया कि जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया तो अब क्या हुआ कि जो काम करने वाले कलाकार थे, अभिनेता अभिनेत्री थे, अब ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ी उनके स्थान पर जो पढ़े लिखे भी हों, जो भाषा का ज्ञान भी जिन्हें हो, जो अच्छी शुद्ध भाषा बोलते हों। क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, अब उन्हें सिर्फ अभिनय से अपनी कला, अभिनय का ही प्रदर्शन नहीं करना था, अभिनय के द्वारा ही अपनी पूरी जो कहानी है फिल्म की वो नहीं दर्शानी थी, बल्कि उन्हें संवाद भी बोलने थे। मुख्य फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। मुख्य फिल्में यानी जिनमें संवाद नहीं होते थे, तो ऐसी फिल्मों में क्या है जिनका शारीरिक ढील ढाल अच्छा था ना, गठवा शरीर वाले, पहलवान जैसे दिखने वाले, स्टंट करने वाले, करतब करने वाले, ऐसे अभिनेताओं और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चलाया जाता था। परंतु अब क्योंकि संवाद बोलना था इसलिए उनकी आवाज़ पर भी ध्यान दिया जाने लगा, है ना, कि वो किस तरह से संवाद बोलते हैं, उनकी संवाद बोलने का तरीका कैसा है, उनकी भाषा कैसी है। तो इस प्रकार के इसलिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की अब आवश्यकता होने लगी थी और गायन की प्रतिभा की भी कद्र होने लगी थी। क्योंकि हमने देखा कि अब फिल्मों में क्या आने लगा था, गाने भी होने लगे थे, संगीत भी होने लगे थे। तो जिनमें गायन कला थी, जिन्हें संगीत का ज्ञान था, जो अच्छा गाना गा सकते थे, जिनकी आवाज़ें अच्छी थी, ऐसे प्रतिभाओं का भी अब महत्व बढ़ गया था। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नज़र आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आज़ादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। शब्दार्थ हैं
प्रतिबिंब अर्थात परछाई, उभरना अर्थात प्रकट होना और प्रचलित अर्थात चलन में होना। तो यहाँ पे हमने देखा कि आलम आरा जो फिल्म थी सबसे पहली बोलती फिल्म, उसके बाद जो फिल्में आई उनका जो आरंभिक दौर था, इसमें जो गायक अभिनेता होते थे अर्थात जो गा भी सकते थे और अभिनय भी कर सकते थे, जिन्हें संगीत का ज्ञान था, जिनकी आवाज़ अच्छी मधुर हुआ करती थी, ऐसे अभिनेताओं का चयन ज़्यादा होने लगा और सिनेमा के बड़े पर्दे पर ऐसे लोग ज़्यादा दिखाई देने लगे। नज़र आने में दिखाई देना, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे अभिनेताओं का चयन होने लगा, ऐसे कलाकारों का चयन होने लगा जो न सिर्फ अभिनय करना जानते थे बल्कि गा भी सकते थे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। भाषाओं में किन भाषाओं का प्रयोग होने लगा? हिंदी और उर्दू भाषाओं का मेल जोल, दोनों भाषाएं सम्मिलित होती थी, तो इन भाषाओं का महत्व भी बढ़ गया था। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। हमने देखा पहले कि जो मूक फिल्में होती थी उनमें तो संवाद नहीं होते थे, तो कलाकारों को अपने अभिनय के द्वारा ही पूरी कहानी प्रस्तुत करनी होती थी। पर अब सिनेमा का जो दौर था बदल गया था। अब सिर्फ देह और तकनीक की भाषा से काम चलने वाला नहीं था। अब क्या होने लगा? जन प्रचलित बोलचाल की भाषा, जो चलन में थी, जो भाषा जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, उन भाषाओं को सिनेमा में उपयोग में लाया जाने लगा और जो सिनेमा था वो ज़्यादा देसी ढंग से काम करने लगा। एक तरह की नई आज़ादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। अब जो मनुष्य का सामान्य जीवन था, दैनिक दिनचर्या थी, जो उनका सार्वजनिक जीवन था, वह फिल्मों में दिखाई देने लगा। उसकी परछाई लोगों को ऐसा लगने लगा जैसे वो उनके जीवन को ही जी रहे हैं। अर्थात फिल्मी कलाकार जो हुआ करते थे, उनका अभिनय, उनकी कहानी, ये सब व्यक्तियों को उनकी कहानियों से जोड़ने लगी। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थी। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। शब्दार्थ देख लेते हैं। असर का अर्थ होता है प्रभाव, केश सज्जा यानी बालों को सजाना, जनक अर्थात जन्म देने वाले, और उपलब्धि अर्थात विशेष देन। तो यहाँ पे लेखक क्या कहना चाह रहे हैं कि जो अभिनेता अभिनेत्री थे वो लोगों में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाने लगे। उनकी जो लोकप्रियता थी वो खूब बढ़ने लगी। यही नहीं, उनका जो चाल ढाल थी, उनका जो पहनावा था, उसका भी असर, उसका भी प्रभाव उस समय के दर्शकों पे, जो फिल्म देखते थे, उन लोगों पर पड़ने लगा। और किस प्रकार पड़ने लगा, यहाँ उदाहरण भी दिया है कि माधुरी नाम की एक फिल्म थी। उस फिल्म की जो नायिका थी सुलोचना, उसने फिल्म में जो हेयर स्टाइल की थी, जो इस तरह से बालों को सजाया था, वैसी उसकी जो हेयर स्टाइल थी वो इतनी औरतों को पसंद आने लगी कि वह क्या करती थी, औरतें उसी प्रकार से अपने बालों को सजाने लगी। औरतें अपनी केश सजा उसी तरह से कर रही थी। मतलब लोग उन कहानियों से, उन फिल्मों से बहुत ज़्यादा जुड़ने लगे थे और उनकी चीज़ों को अपनाने भी लगे थे। अपने आप में, उन हीरोइनों में कहीं ना कहीं वो अपने आप को ढूंढने लगे थे। तो जो औरतें थी वो, जैसे सुलोचना की हेयर स्टाइल को उन्होंने क्या किया, स्वयं अपनाया। वे उसकी बालों के जैसे अपने बालों को संवारने लगी, उसी प्रकार की सजावट अपने बालों में करने लगी। तो अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था।
जो अर्देशीर ईरानी थे उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई, मूक फिल्में भी, सवाक फिल्में भी हम पढ़ चुके हैं। तो उनकी फिल्मों में न सिर्फ भारतीय कलाकार थे बल्कि ईरानी कलाकारों को भी मौका मिला। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। देखिए कितनी पुरानी बात है। और उस समय भारत में बनी हिंदी फिल्म और जो बोलती पहली फिल्म थी वो न केवल भारत में बल्कि श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में कई जगहों पर पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था। अब हम कहते हैं कि जो दादा साहिब फाल्के हैं वे कौन थे? भारतीय सिनेमा के पिता माने जाते हैं, जनक मतलब उन्होंने ही भारतीय सिनेमा की शुरुआत की, फिल्मों की शुरुआत की। अब उन्होंने भी ये मान लिया था कि सवाक फिल्मों के जनक, सवाक फिल्मों के जो पिता थे वो कौन थे? अर्देशीर ईरानी थे, क्योंकि वहाँ से सिनेमा ने एक नए दौर की शुरुआत की थी। एक नया दौर फिल्मों का शुरू हो गया था जो फिल्में बोलती थी, जिनमें संवाद हुआ करते थे, गीत संगीत का सम्मिश्रण हुआ करता था। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए? उस फिल्म में कितने चेहरे थे? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, जब देश की पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों में छापे गए वाक्य इस प्रकार थे। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। पाठ के आधार पर आलम आरा फिल्म में 78 चेहरे थे, अर्थात 78 लोग काम कर रहे थे। प्रश्न दूसरा है, पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया? विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर है, फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और तभी से उनके मन में बोलती फिल्म बनाने का विचार आया। उन्होंने इस फिल्म का आधार पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक से लिया। प्रश्न तीसरा है, विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? विचार प्रकट कीजिए। विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म में नायक के रूप में हुआ लेकिन उन्हें फिल्म से हटा दिया गया क्योंकि उन्हें उर्दू बोलने में परेशानी होती थी। पुनः अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। विट्ठल मुकदमा जीत गए और पहली बोलती फिल्म के नायक बने। अंतिम प्रश्न है, पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था? अर्देशीर ने क्या कहा और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की है? लिखिए। उत्तर है, पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को फिल्म प्रदर्शन के 25 साल पूरे होने के अवसर पर सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। तब उन्होंने उस समय कहा कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। इस प्रसंग की चर्चा करते हुए लेखक ने अर्देशीर को विनम्र कहा। तो इस प्रकार हमने देखा यह पाठ जब सिनेमा ने बोलना सीखा बहुत ही अच्छा पाठ है, जिसमें हमें बहुत अच्छी जानकारी मिलती है कि किस प्रकार से फिल्मों में संवाद की, गीत, नृत्य आदि की शुरुआत हुई, बोलती सिनेमा कब से शुरू हुई। धन्यवाद।